नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं एक्सेस 24। एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे लोग बार बार मान रहे हैं। ये 1990 के दौर की वापसी कर सकता है। मंडल कमंडल पॉलिटिक्स की जो टकरार जो पहले 90 के दशक में देखी गई, शायद वैसी फिर से देखने को मिल सकती है। कास्ट सेंसस, ओबीसी का कास्ट सेंसस, इस पर एक बड़ा बवाल लगता है कि आने वाले भविष्य में खड़ा होने जा रहा है। जिस तरीके से पार्लियामेंट में इसको लेकर बहुत सारी बातें की गई, भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ सांसद ने इस पर अपना समर्थन किया कि ये होना चाहिए। हालांकि खासकर जो जनता दल के बाद जो बिखरी हुई पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो, बिहार यूपी की पार्टियां, इन्होंने ज्यादा मुखर होकर, खासकर अगर बात की जाए तो लालू प्रसाद यादव उन्होंने एक ट्वीट, बड़ा एक आक्रामक ट्वीट किया है किसी तरीके से कि जनगणना अगर जारी होगी और बिना जाति जनगणना की जारी होगी तो उसका दूसरे तरीके से, एक तरीके से उनका अंदाज थोड़ा कठोर रहा। आज हमारे साथ जैन जिज्ञासु हैं। ज्यादा अगर जो ओबीसी पॉलिटिक्स और इस पर जो लोग थोड़े ध्यान रखते हैं तो ज्यादा इनके बारे में बताने की जरूरत होती नहीं। वैसे बता दें आपको जानकारी के लिए, जेएनयू के स्कॉलर हैं, छात्र राजद से भी जुड़े हुए हैं और लालू प्रसाद यादव की जीवनी पर किताब भी लिख चुके हैं। तो एक आइडिया, एक बातचीत, आगे क्या, क्यों, क्या कास्ट सेंसस क्यों जरूरी है, ओबीसी कास्ट सेंसस का क्या क्यों इतनी बातचीत हो रही है और इसका क्या रिजल्ट होगा और किसको प्रॉफिटिंग होगा। क्योंकि बहुत लोग सोच रहे हैं पॉलिटिकली, क्योंकि अगर बात की जाए नीट में जिस तरीके से करंट गवर्नमेंट, खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से लेने की कोशिश की, साथ सब कुछ की, ये जो करके उन्होंने एक तरह से ओबीसी पॉलिटिक्स को किस तरीके से खुद को ओबीसी का बेटा बताते हैं, नीट पर जो किया, और अभी जो 127वां संशोधन हुआ है पार्लियामेंट में जिसमें ओबीसी कास्ट को स्टेट गवर्नमेंट को डिसाइड करने की चीजें दी गई, माना जा रहा है कि जो ओबीसी पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी अपनी ओर करना चाहते हैं। तो जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सेस 24 पे। शुक्रिया। हाँ, तो एक सरसरी बातचीत, एक इतिहास के तौर पर हम अपनी जनता जो देख रही है उसको थोड़ा बताने के लिए आपको बता दें, जो ये जो कास्ट सेंसस है इसको सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस एसईसीसी के स्तर पर माना जा रहा है। 2011 में करवाया गया था, लेकिन इसका इतिहास देखेंगे तो सन 1931 से आता है, अंग्रेजों के जमाने से वहां पर पहली बार कास्ट सेंसस कराया गया था। और उस वक्त कास्ट सेंसस में अंतिम बार, हाँ वही पिछली, मतलब प्रथम बार, अंतिम बार वही कास्ट सेंसस हुआ है। दोबारा होता रहा है, हाँ, लेकिन जारी नहीं हुआ कभी आंकड़ा। नहीं, हर बार जारी होता था। 31 में अंतिम बार जारी हुआ। हाँ, उसके बाद कभी नहीं हुआ। जी जी, हाँ, मतलब सन 1931 के बाद अब 2021 आ गया है, लगभग 70-80 साल का लगभग वक्त गुजर गया और अब दोबारा जारी नहीं हुआ है। तो उसको लेकर बता दें कि जो मंडल कमीशन जो रिपोर्ट थी वो भी जो लागू हुई एक तरीके से इसी कास्ट सेंसस के भरोसे लागू हुई। उस वक्त सन 1931 में जो आंकड़े आए वो 52% के आंकड़े आए और उस वक्त भी इसी 52% 1931 के जो आंकड़े उसी को मानकर जो वीपी सिंह की सरकार थी उन्होंने मंडल कमीशन एक तरीके से लागू किया, जिसमें 27% आरक्षण मिला। और अब देखेंगे तो लगातार 2010 में भी इसकी मांग उठी, तो 2011 वाले कास्ट सेंसस में भी इसको एक तरीके से कराया गया। उस वक्त यूपी की गवर्नमेंट थी, उसने फिर कहा कि इसमें आंकड़ों में जो नंबर्स आए हैं, जो सबूत आए हैं, जो सैंपल्स है, जो पूरे डेटा है, उसमें कुछ गलतियां हैं जिसके वजह से वो नहीं जारी कर सकती है। लेकिन बड़ा जो इसमें आपको डेवलपमेंट हुआ वो आपको साल 2016 में हुआ, क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय की जो रिपोर्ट है 31 अगस्त 2016 को उसने संसदीय समिति को रिपोर्ट पेश की और लोकसभा स्पीकर, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक संसदीय समिति बनी थी, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की आपको लोकसभा स्पीकर को। उसमें कहा कि 98.87% जो ये कास्ट सेंसस हुआ है जिसमें धर्म और जाति की जो डिटेल्स है वो सही है। एक तरीके से 99% डिटेल जो कास्ट सेंसस में आया है इस बार वो एकदम सही है। केवल 1% से कुछ ज्यादा डिटेल्स वो गलत है और उस वक्त भी तुरंत लोकसभा स्पीकर ने स्टेट्स को ये जारी कर दिया था कि ये जो चीजों में गलती हुई है इसको आप दुरुस्त कर दें। और उसके बाद बात की जाए 2017 में तो रोहिणी कमीशन बनाई जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो ये जो गवर्नमेंट चल रही है एनडीए गवर्नमेंट, इसके द्वारा कि जो ओबीसी के भीतर जो जातियां हैं उसमें कौन सी जातियां को ज्यादा फायदा मिल चुका है ओबीसी का, किस जातियों को नहीं मिला है। एक तरीके से ओबीसी के भीतर भी
फ्रैगमेंट बनाने की कोशिश थी। हालांकि उस रोहिणी कमीशन को सिर्फ 6 महीने का टाइम दिया गया था, लेकिन अब लगातार बात करें तो 5 साल हो गए हैं उनको, कितनी बार उनको बार बार ये भी दिया गया है, एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। तो टोटल 2633 जातियां हैं। तो अब जो स्थिति है, जयंत जी आप बताएं। लगभग मैंने एक इतिहास देने की कोशिश की कि थोड़ा जनता को पता चल जाए कि कब से क्या और अब कहां। आप बताइए, मतलब क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है, मतलब इतना क्यों समाजवादी दल, जो जनता दल जो ओबीसी पॉलिटिक्स करती हैं, वो इसके लिए इतना क्यों चाह रही कि ये हो। कुछ आवाज आ रही है आपकी तरफ से, है ना? अभी भी आ रही है? ज्यादा आवाज है? हाँ, ज्यादा है जी। ये सी ऑफ कर देता हूँ। जी, बेहतर, हाँ। परफेक्ट। दरअसल भारत विविधताओं से भरा देश है। जब हम ऐसा कहते हैं तो हर स्तर पर डाइवर्सिटी है, और जब डाइवर्सिटी है तो अलग अलग तरह की स्थितियां भी हैं समाज के अंदर, अलग अलग स्ट्रेटा की। वो चाहे शैक्षणिक स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो, सांस्कृतिक स्तर पर हो, राजनैतिक स्तर पर हो, आर्थिक स्तर। और जब एक संप्रभु राष्ट्र और जब एक लोक कल्याणकारी राज्य, इस रूप में हमने इस देश को इतने वर्षों से गढ़ने की कोशिश की है, हमारे देश के प्रमुख राष्ट्र निर्माताओं ने, तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जब तक हर व्यक्ति अपने उत्कर्ष पर नहीं पहुंचे, हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली नहीं हो, हर व्यक्ति के जीवन के दुख दर्द को दूर करने के लिए नीतियां नहीं बने, तब तक हम एक सुखमय और शांतिमय भारत की कल्पना नहीं कर सकते। आज तो आजादी का दिन है। 1881 से जातिवार जनगणना हो रही, 91 में, 1901 में, 1911 में, 1921 में, 1931 में। और कई बार यह कोशिश हुई, काका कालेलकर की अध्यक्षता में जो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठित हुआ 53 में, जिसने 55 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, उसने भी यह रिकमेंडेशन किया था कि 1961 की जनगणना जातीय आधार पर हो, ताकि यह पता चले किन जातियों की संख्या कितनी है, उनकी स्थिति क्या है, और फिर उसके हिसाब से प्लानिंग हो, पॉलिसीज बने। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और तब से समझिए आजाद भारत में 51 से लेके ये 2021 आ गया है, नहीं हुआ। जनता दल की सरकार, जनता दल की अगुवाई वाली सरकार थी यूनाइटेड फ्रंट की, संयुक्त मोर्चा की 96 में। लालू प्रसाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जनता दल के। देवेगौड़ा साहब पहले ओबीसी प्राइम मिनिस्टर थे। शरद यादव जी कार्यकारी अध्यक्ष थे जनता दल के। रामविलास पासवान जी लोकसभा में नेता सदन थे। मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे। उस समय पीए संगमा जी लोकसभा के स्पीकर थे। पहली दफे इस देश में कोई दलित राष्ट्रपति यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में बना, के आर नारायणन साहब। और फ्लोर ऑफ द हाउस पर ये एश्योरेंस और ये कमिटमेंट हुआ प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, देवेगौड़ा साहब की तरफ से, कि 2001 की जनगणना जातिवार कराई जाएगी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार आई और फिर उसको समझिए एक तरह से बस्ते में डाल दिया। 2011 में यूपीए की सरकार थी, यूपीए 2 की। उसके पहले से ही ये कवायद शुरू हो गई थी कि 11 में जनगणना है, तो फिर उसकी बात 9 से शुरू हो गई। तब भी मनमोहन सिंह जी ने यह आश्वासन दिया था, और पार्लियामेंट के अंदर आश्वासन दिया था, लेकिन वो 4 टुकड़ों में बांट दिया गया। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है मिनिस्ट्री के, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, कुछ एनजीओ, और वो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे की शक्ल में। तो वो कोई बाकायदा 1948 की के जनगणना कानून के मुताबिक वो कास्ट सेंसस सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा नहीं कराए थे।
वो छिन्न भिन्न है, उसमें 5,000 करोड़ के आसपास पैसे खर्च हुए। तो हमारे नेता लालू प्रसाद जी ने मार्च भी किया था राजभवन तक, आपको याद हो तो, और लंबे समय से उनकी यह मांग रही है। उनके अध्यक्ष रहते हुए सरकार ने, केंद्र सरकार ने तय किया था कि हम कराएंगे, ताकि एक वैज्ञानिक तरीके से जुटाए गए आंकड़े होंगे तो नीति निर्धारण में, योजना बनाने में सरकार को सहूलियत होगी। आखिरकार मकसद हमारा यही है कि सब लोग आगे बढ़ सकें, किसी की बदहाली है तो वो दूर हो सके। लेकिन आप तो जब कह रहे इसीलिए हैं यह सब, मांग आज जोरों पर है, क्योंकि समय कम बचा है। ये तो कोरोना के चलते डिले हो गया, नहीं तब तक तो सारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी होती। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने भी बिहार विधानसभा में इसको लेकर, आपको ध्यान होगा, जातिवार जनगणना को लेकर बड़ी मशक्कत की और मुख्यमंत्री जी समेत सभी लोग सहमत हुए और एक तो प्रस्ताव सर्वसम्मति से बिहार से गया, बिहार विधानसभा से सर्वसम्मति से पास हुआ है। दो दो बार महारा दो दो बार ये हाँ, संकल्प पारित हुआ है। महाराष्ट्र की सरकार ने भी भेजा है, आपको तमिलनाडु से भी उड़ीसा, कह रहा है। उड़ीसा उड़ीसा तो अपने तरीके से कराने को तैयार हो गया है अपने खर्चों कर्नाटक पे। करा चुकी है, कर्नाटक, हाँ, कर्नाटक कर्नाटक करा सरकार चुकी करा है। चुकी है हाँ, जी। तो लेकिन आप जब कहते हैं कि सभी जातियों को इसका फायदा मिले, सभी वर्गों को फायदा मिले, लेकिन क्या आपको लगता है मंडल कमीशन जो जारी रिपोर्ट हुई थी, क्या वो पूरी तरीके से फेल कर गई सभी जातियों को प्रॉफिट दिलाने में, कि उन तक विकास पहुंचे, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले? क्या आपको लगता है कि मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी, जो जो लागू हुई, जो आरक्षण मिला, वो उतना कारगर नहीं हो पाया? नहीं, मैं उसको ये नहीं मानता हूँ कि वो फेल हो गया। तो बहुत जरूरी पहलकदमी थी, जिसको विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार और वाबी जनता दल की सरकार, नेशनल फ्रंट की सरकार ने उसका एक रिकमेंडेशन लागू किया था। काफी दिनों तक ठंडे बस्ते में वह भी रपट रही। दूसरी रपट यूपीए 1 में, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल दूसरा सबसे बड़ा दल था सरकार में शामिल, तब अर्जुन सिंह जी ने उसको लागू किया था उच्च शैक्षणिक संस्थानों में। तो अभी आईआईटी। तो अभी तो 30 साल भी नहीं हुए हैं उसको सरकारी नौकरियों में, और सिर्फ 12% लोग सारे ग्रुप की सेवाओं को मिलाकर देखें तो अभी तक आ पाए, उनकी नुमाइंदगी हो पाई। इसलिए मतलब यह नैरेटिव भी बड़ा है। ये डेटा आप कहाँ से दे रहे हैं? नहीं, ये भारत सरकार का डेटा है। भारत अच्छा। सरकार का जो कार्मिक विभाग है, वहां से ये सारे डेटा जारी होते हैं, और हम्म, अलग अलग डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से जो उसको जी जी एक जी, समग्रता में देखने ठीक के है, बाद। ठीक। तो ये वस्तु स्थिति है। इसका मतलब है कि जो लोग मंडल कमीशन की रपट लागू हो जाने के बाद आरक्षण को लागू करवाने में निर्णायक पद पर, निर्णायक पोजीशन पर बैठे हुए थे, उनकी एक नियति नहीं थी। नहीं तो नॉट फाउंड सुटेबल इतनी बार नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये, हम समझते हैं क्रियान्वयन में हम विफल हुए हैं। नहीं तो बहुत बेहतर स्थिति हो सकती थी, और इसलिए इसको जारी रखे जाना और इसका कैप बढ़ाया जाना जरूरी है। जो आपने अपने अपने शुरुआती टिप्पणी में कही थी कि अभी जो अमेंडमेंट हुआ, संविधान संशोधन, राज्य सरकार वगैरह जो देखेगी कि हम्म किसको उस लिस्ट में जोड़ना है, किसको हटाना है। हम्म। तो जब तक उस कैप को आप नहीं बढ़ाएंगे ना, 50% का कैप जो अब खत्म हो चुका है एक तरह से एक ईडब्ल्यूएस तरीके का, से जब बहुत सारे राज्यों ने तो पहले ही खत्म कर रखा है, इससे तो आगे वो दे इसलिए रही है इसलिए 69%। नुमाइंदगी जब रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं होगा, और सेंसस जब एक बार हो जाए, कास्ट सेंसस, ताकि पता चले ना कि किनकी क्या आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति है, तो उसके हिसाब से आप उस कैप को हटाकर और इन आप जो है उसकी सीमा को बढ़ा सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है। इसकी हम लोग मांग कर रहे हैं, पुरजोर तरीके से मांग कर रहे हैं, और निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण होना चाहिए। एलपीजी के बाद बहुत सारी नौकरियां उधर चली गई हैं, और ये बहुत जरूरी होगा, चूंकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट में ये भी था कि वित्तीय सहायता प्राप्त जो भी निजी संस्थान है, व्यावसायिक संस्थान है, उन सब में भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए तो जिस तरीके से केंद्र सरकार कह रही है कि नित्यानंद राय बिहार से आने वाले नेता हैं, और बात की जाए तो जो प्रभुत्व जाति है ओबीसी की, यादव जाति से आते हैं, उन्होंने जब कहा
कि हम SC/ST कर देंगे और जातियों को, ओबीसी को लेकर एक जाति जो बांटकर जनसंख्या है वो नहीं बताना चाहते, तो क्या उनकी बातों को इसमें भरोसा? नहीं, वो तो सरकार की तरफ से बोल रहे हैं, तो इसलिए भरोसा नहीं करने का तो कोई सवाल नहीं उठता है ना। वो उसमें पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर का ये बयान है। राजनाथ सिंह जी ने जो बयान दिया तो पार्लियामेंट में नहीं था, आउटसाइड पार्लियामेंट। इसलिए वो लोकसभा चुनाव के बाद वो एक चुनाव को देखकर वो बयान हो सकता है। उसमें भी उन्होंने कहा सिर्फ ओबीसी की गणना कराने में सरकार की दिलचस्पी। ओबीसी क्यों? सारी जातियों की, SC/ST की तो गिनती होती ही है। ओबीसी में सिर्फ, ओबीसी में मतलब पिछड़े, अति पिछड़े और पसमानदा, जो मुस्लिम मुस्लिम है, में जो बैकवर्ड। पसमानदा है, पिछड़ी जातियां हैं, वो हलाल खोर जैसे बहुत सारी जातियां। तो ये तो बेईमानी है। और इसको नैरेटिव इस तरह से, चूंकि पहले भी संघ के लोग देते रहे हैं कि समाज में ये हो जाएगा। अरे भाई, समाज तो पहले से खंड खंड बटा हुआ है और पाखंड से भरा हुआ है, तो इसलिए अखंड भारत और तब लेकिन जो है वो लेकिन तब तक नहीं नहीं होगा नहीं ना, वो जब तक कि सारे लोगों को आप उसका अधिकार नहीं देंगे। नहीं, लेकिन अगर बात की जाए तो आज प्रधानमंत्री खुद अब खुद को ओबीसी क्लेम करते हैं, और जिस तरीके से नीट को बेकार जो है। फैसला लिया गया, चाहे जो ओबीसी के लिए जो 127वां संशोधन किया गया, वो तो कहीं एंटी ओबीसी तो नहीं लग रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि भाई, जब 27% ही आरक्षण है और उसमें नई जातियों का आप जोड़ेंगे आर्बिट्रेरली, मान ली कहीं पर चुनाव होने जा रहे हैं और राज्य सरकार ने कुछ जातियों को उसमें शामिल कर दिया, कुछ को हटा दिया, जहां उनके लिए जो भी फेवरेबल इक्वेशन लगेगा उस हिसाब से वो काम करेंगे। तो फिर एनसीबीसी जो आपने बनाया है, तो फिर उसका क्या औचित्य है? तो हर तरह से आप खुद ही खुद की चीजों, बनाई गई चीजों को डाइल्यूट कर रहे हैं। और वो पहले भी ऐसी व्यवस्था थी, फिर उसको बदला क्यों आपने? तो हम जब सब चीजों पर नजर रखते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि सरकार की मंशा बिल्कुल दूषित है। ये नीट में जो आप कह रहे हैं, तो 11,000 ठीक। सीटों का नुकसान हुआ है ओबीसी तबके के बच्चों का। ये नहीं आप ठीक, 4 साल 5 साल से आपको नहीं पता है कि 2000, सरकार को नहीं पता है कि लेकिन 2007 में विपक्ष की जब, पार्टियां को भी पता था, राष्ट्रीय जनता दल को भी पता था, समाजवादी पार्टी को पता था, कोई तो सड़क पे आया नहीं उसके लिए। नहीं नहीं, नहीं, कोई सड़क पे तो कई नहीं एक आया। बार नहीं नहीं। जातिवार जनगणना के लिए कई एक बार हमारा दल लगातार सड़क पर है। नीट को लेकर नीट को टीका लेकर भी, टिप्पणी को अलावा कभी कोई सड़क पे तो आया नहीं। ये तो नीट केंद्र को सर। नीट को लेकर भी अगर हम लोग सजग नहीं रहते तो वहां भी ये गोल गपत करने वाले थे। और आज से नहीं, नीट पर अब हर चीज में कई चीजें जो है, आपको मालूम ही होगा कि बजट एलोकेट कुछ होता है, बजट तो एलोकेट कर देता है, बजट में मेंशन कर देता है इतना, वो खर्च नहीं करते। वो जो हम लोग बजट पर टिप्पणी करते हैं, बजट दुर्भाग्य से हम लोग आते नहीं। जिस दिन हमारे लोग, किसान परिवार के लोग वहां देश का बजट बनाना शुरू कर देंगे, उस दिन ये सारी तंगहाली समाप्त हो जाएगी। वो कौन अफसर बैठे हुए हैं, वो कौन अलग अलग मंत्रालयों के सचिव, कौन लोग हैं, कहाँ से फैसले होते हैं? एक दो लेयर में तो होता नहीं काम। ये तो चौखम बने 4 स्तंभ है ना। और चारों की नीयत जब तक साफ नहीं होगी, तब तक मुश्किल होगा इस देश को समृद्धि की ओर ले जाना। इसलिए मैं समझता हूँ कि कैप को बढ़ाया जाए और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तब जाके कुछ बात बनेगी। और ये जो रोहिणी कमीशन वगैरह का आप जिक्र कर रहे हैं, वो सब विशुद्ध अपने आप में फर्जीवाड़ा है। और हम तो चाहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अरे तो है ही, अति पिछड़ों का जो रिजर्वेशन बढ़ाए वो लालू प्रसाद जी ने 14% किया, कर्पूरी जी से भी ज्यादा। और उसको फिर बढ़ा के 18% राबड़ी जी ने किया। हम चाहते हैं वह हो, लेकिन एक बार कास्ट सेंसस आप करा लीजिए, ताकि उसमें पता चल जाए कि किनके लिए और बेहतर करने की आवश्यकता है और कदम उठाने की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं हो कि ओबीसी ओबीसी की कुछ जातियों को आप हटा दें और फिर कुछ नई जातियों को जोड़ें, और अपने हिसाब से, जैसे प्रधानमंत्री जी जिस जाति से आते हैं, जिस समाज से, मुख्यमंत्री बनने के बाद उसको पिछड़ी में डाला। बार बार कहते हैं हम पहले पिछड़े प्रधानमंत्री तो देवेगौड़ा जी हैं, और इस देश के दूसरे किसान प्रधानमंत्री चौधरी साहब के बाद, चरण सिंह जी के बाद। तो इसलिए हमारा कहना है कि जो सीटें ओबीसी से नहीं भरे, मंडल कमीशन में भी था ना कि बैकलॉग को भरने की बात,
किसी और को नहीं देने की बात वो सीट, 3 साल तक उसको खाली रखने की बात, ताकि फिर दोबारा उसी वर्ग के आदमी का की उस पद पर बहाली हो, नियुक्ति हो। तो ओबीसी से जो सीटें नहीं, अति पिछड़े से जो नहीं भरे, उसको पिछड़े से आप भरो। ऐसा नहीं कि उस सीट को डाइवर्ट कर दो इधर-उधर और लंबे समय तक जो है नॉट अवेलेबल आप करो, जैसा पहले करते थे। ये एक फ़ॉर्मूला हो सकता है। वो बात आपकी सही है, लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से रोहिणी कमीशन को आपने सीधे तौर पे नकार दिया या फिर उसको गलत ठहरा रहे, वो हम नकार नहीं रहे, हम कह रहे हैं कि उसमें सम्यक दृष्टि अपनाते हुए अगर आप सच में इन तबकों का भला करना चाहते हैं तो बगैर किसी राजनैतिक मलिनता के, बगैर किसी कलुष के आप जब काम करेंगे तो आपको सबसे पहले उन आंकड़ों को मंगाना पड़ेगा। 31 के बाद बहुत सारी चीजें बदल गई हैं इस देश में, डेमोग्राफी बहुत स्ट्रेटा जो है सोसाइटी का, उसमें बहुत तब्दीली आई है। इसलिए आप एक बार जातिवार जनगणना करा लो और उसके बाद 3743 जातियां जो मंडल में पहले से शामिल हैं, उसका कैप बढ़ाओ और लेरिफिकेशन, सब कैटेगराइजेशन जो आप करना चाहते हैं, उसके पीछे भी आपकी मंशा ठीक हमको नहीं लगती। क्योंकि अभी तक तो 12% लोगों का ही प्रतिनिधित्व हो पाया है 27 में, 15% तो ओवरऑल सीटें खाली चली जा रही हैं। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और नियुक्तियां शुरू हुई केंद्र सरकार की सेवाओं, इसलिए मेरी वो चिंता है। ठीक है, लेकिन बहुत जो जितने विशेषज्ञ हैं जो चुनावी राजनीति समझते हैं वो एक तरीके समझ रहे हैं कि ये जो एक चीज है, एक तरीके से आप लोगों के जो जो ओबीसी पॉलिटिक्स करते हैं और जो लोग बैकवर्ड की पॉलिटिक्स करते हैं वो समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोई एजेंडा नहीं मिल रहा है, कोई हथियार नहीं मिल रहा है जिससे उनको हरा सके और लगातार चुनाव हारते आ रहे, तो एक तरीके से ये एक आप लोगों की आस बन गई शायद ओबीसी पॉलिटिक्स और कास्ट पॉलिटिक्स से फिर से हम मजबूत होकर इस जो अभी सत्ता में काबिज है प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी, उसको हरा सकते हैं। ये एक बड़ा नहीं, ये आरोप लग रहा है। कास्ट मैं आशुतोष जी उसमें थोड़ी मतलब मैं चाहता हूँ कि उस मालूमात में या उस धारणा में थोड़ा परिवर्तन हो। ये कास्ट पॉलिटिक्स नहीं है, ये एक लंबे समय से डिप्रेस्ड क्लास का असर्शन है और उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए है। आप उसको अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं अमेरिका में, सकारात्मक पहल, कहीं-कहीं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। और सोसाइटी को इगलिटेरियन बनाने के लिए ये हमारे पुरखों ने बहुत सोच समझ कर इसको किया था। जब काका कालेलकर कमीशन बना था, तो ये तो नेहरू जी के ज़माने में, और नेहरू जी ने जो पंचवर्षीय योजना और तमाम तरह की नीतियाँ और संस्थानों का निर्माण किया, आज तो नीति के नाम पर क्या हश्र हुआ है। उस प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन, कभी मोरारजी भाई की सरकार में रेल मंत्री रहे मधु दंडवते, कभी फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह जी के समय में रहे दंडवते साहब। 96 और 98 के दरमियान देवेगौड़ा गुजराल के कार्यकाल में इतने बड़े मंत्री, इतने बड़े सोशलिस्ट लीडर ने, चूंकि वो इंस्टीट्यूशन बड़ा है प्लानिंग कमीशन, उसका डेप्यूटी चेयरमैन होना स्वीकार किया। राबड़ी जी की भी मुलाकात वगैरह होती थी, बिहार के बेहतरी के लिए कुछ योजनाएं और कुछ अलग से पैकेज मिले इसको लेकर। तो मैं कह रहा हूं कि ये आज की तारीख में ये कास्ट पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि ये सही मायने में इस समाज के सारे वर्ग के लोगों के उन्नयन के लिए, आज सिर्फ सेहत की जानकारी लेने के लिए जाते हैं लालू प्रसाद जी शरद यादव जी के यहाँ, मुलायम सिंह जी के यहाँ, या मुलायम सिंह जी के यहाँ फिर शरद जी जाते हैं, देवेगौड़ा जी शरद जी के यहाँ आते हैं, तो पूरे देश की राजनीति में एक नए तरह से वही विमर्श जो वही लगता था बात कि मैं ठंडा पड़ गया है, वह फिर नहीं, से जिंदा हो गया है। तो वही इसलिए कोई थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट नहीं, ये पीपुल्स फ्रंट बनाने की ये एक तरह की महती लेकिन जिम्मेदारी निभा लेकिन रहे हैं हमारे जयंत लीडर। लेकिन जयंत आप जब ग्राउंड पे हम लोग जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो यादव वोट है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें चाहे बिहार की बात करें, वो तो अपने समाजवादी दलों के साथ खड़ा है, लेकिन अगर बाकी ओबीसी जातियां की बात करें, गुर्जर हुआ, आपको कश्यप हुआ, चाहे आपको सहनी हुआ, इस तरह की बिरादरियां तो भाजपा की वोटर हो चुकी हैं। और कहीं ना ये कहीं तो ये माना जा रहा है कि ये जो पूरा जो ये ओबीसी सेंसस निकालकर इन जातियों को बीजेपी से टेक ओवर इस तरफ समाजवादी दल और राष्ट्रीय दल करना चाहती है। यही तो एक ये दरअसल दरअसल हुआ क्या है कि ये परसेप्शन की लड़ाई जो है राजनीति में, और परसेप्शन का खेल बड़ा ही
महत्वपूर्ण होता है, कई बार इमोशंस से गाइडेड होता है, वो फैक्ट्स और लॉजिक रीजन से नहीं होता चुनाव के वक्त। कई दफे ऐसा हो जाता है, हमारे देश में बहुत सारे डेमागॉग्स हैं, रहे हैं, जमाने से रहे हैं। तो वो जो एक बहुत शैलो किस्म का रेटरिक है, उस रेटोरिक के चक्कर में कई बार लोग ऐसा, जैसे मीडिया में एक बबेले जी हैं कोई, उन्होंने एक रिपोर्ट की कि 56 यादव एसडीएम की नियुक्ति हो गई है सपा सरकार में अखिलेश यादव। अब देखिए ये इसको और उसको वैधता उस बात को किन्होंने प्रदान की, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने। और आज तक भी बहुत सारे टेलीविजन की बहसों में इस बात का जिक्र हो जाता, व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर ये सब चला जाता, तो बाकी लोगों के दिमाग में यह डालने में वो कामयाब रहे, खंडन के बावजूद। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने कई बार खंडन किया, उस पार्टी के प्रवक्ताओं ने किया, लेकिन आपने तो उसको गहरे धंसा दिया है दिमाग में, जो कि फैक्चुअली बहुत गलत है। परसेप्शन जो भी हो, किसी के तर्क अलग हो सकते हैं, उस सरकार की आलोचना हो सकती है, लेकिन फैक्चुअली तो आप करेक्ट रहेंगे ना। तो इसी तरह से बाकी जो जमीन पर जो किसान परिवार से जुड़े हुए होंगे, किसी को कहेगा कि आपको पंपिंग सेट दे दिया अमुक जाति को, फला की उपेक्षा हो गई, अवहेलना हो गई। तो इस तरह से अलग अलग चीजों में वो एक तकसीम कराने के लिए ये कहते हैं। लेकिन शिक्षा जगत में, नौकरी के मामले में तो हम देख रहे हैं, उठाकर जब देखते हैं कि भाई 496 कुलपति अगर अलग अलग विश्वविद्यालयों की सामाजिक पृष्ठभूमि देखते हैं, तो मात्र 6 ओबीसी, उसमें देख लीजिए कितने यादव हैं, कितने कुशवाहा हैं, कितने कुर्मी हैं, जिसको डोमिनेंट कास्ट के रूप में एकेडमिक लोग कैटेगराइज करते हैं, जाट को भी। अब देख लीजिए कि 6 मात्र एससी, 6 एसटी, 36 ओबीसी, 448 कुलपति तो सामान्य पृष्ठभूमि के लोग ही हैं। तो और सामान्य मतलब ओपन परीक्षाओं में, इसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन उसको मान लिया गया है कि रिजर्व्ड फॉर अनरिजर्व्ड। कई जगह बाद में लोग कोर्ट जाते हैं, फिर ये होता है, फिर उस पर एक क्लैरिटी लेकर लोग आते हैं। तो इस तरह की बातें हैं, इसलिए इस तरह से लोग एक तरह का चर्चा, एक तरह का गॉसिप जो है चुनाव के पहले शुरू हो जाता है कि फला तो खिलाफ है, यादव को छोड़ के बाकी लोग अखिलेश जी के साथ नहीं। सब विशुद्ध एक तरह का भ्रामक प्रचार मैं इसको समझता हूँ। ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। बिहार का चुनाव आपके सामने है, सारे वर्ग के लोगों ने समर्थन दिया और एक बेहतर राजनैतिक जो पहलकदमी होती है चुनावी राजनीति की, उसकी एक सुंदर मिसाल के रूप में मैं उसे देखता हूँ। नहीं, उसका विश्लेषण हम किसी और दिन करेंगे, उसमें बहुत सारी अलग अलग बातें हैं। लेकिन आप जवाहरलाल नेहरू लेकिन ये यूनिवर्सिटी मुद्दा महत्वपूर्ण है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। 10 साल में एक बार कास्ट सेंसस होता है। अभी तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि अगर एक तो प्रधानमंत्री जी मिलने का वक्त नहीं दे रहे हैं, सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल मिलना चाह रहा है उनसे, नहीं दे रहे हैं। दूसरा, उन्होंने यह भी सुझाया है मुख्यमंत्री जी को अपनी ओर से कि कर्नाटक का उदाहरण हम सबके सामने है, वह भी हम लोग करा सकते हैं, आप सरकार में है, उसको कराना चाहिए। उन्होंने भी इस बात पर स्वीकृति दी है कि हम लोग देख लेते हैं और एक बार मुलाकात हो जाए, और नहीं होता है तो फिर वो एक ऑप्शन खुला हुआ है, हम उसका डॉक्यूमेंट वगैरह सब देख रहे हैं। तो इसलिए अगर नहीं होता है तो फिर जंतर मंतर पर भी कूच करने की बात है। वही बात कर मैं आ रहा हूँ इस कि इश्यू को राष्ट्रीय लेकर जनता दल ने कह दिया कि हम जंतर मंतर पे आके बैठेंगे, आंदोलन करने वाले हैं। बाकी समाजवादी पार्टी जितने हैं वो भी इस बात को लेकर बड़ी ही प्रखर रूप से कह रही है। लेकिन आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, साल 1991 की बातचीत है, जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, तो जेएनयू के ही छात्र, आपको आर के पुरम के सड़कों पे, चाहे सेंट्रल दिल्ली में डीयू के छात्र, किस तरीके से आग जनी हुई थी, किस तरीके से लड़ाइयां हुई थी, कितने लोगों की जान गई थी, कितने छात्रों की जान गई थी। आपको नहीं लगता कि ये जो मसला है, इसे फिर उस तरीके से इतना एग्रेसिव करके लड़ने के कारण फिर वो स्थिति आ सकती है जो समाज। दरअसल जो लोग आगजनी कर रहे थे, आत्मदाह करने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे थे, सिर्फ उसी की रिपोर्टिंग भी, जो लोग वीपी सिंह जी के उस फैसले से, लालू प्रसाद जी के, शरद यादव जी के, रामविलास पासवान जी के, मधु दंडवते जी के, इन तमाम, सुबोध कांत सहाय जी के, इन सब के सकारात्मक रूप से जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, जिस पर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के दस्तखत, जो उनका ऐलान पार्लियामेंट के अंदर 7 अगस्त को, तो उसको लेकर जो खुशी का माहौल था उन वर्गों में, दलितों में, पिछड़ों में, आदिवासियों में, कि अब एक बड़ा एका कायम हुआ है, जाति को जमात में तब्दील किया है, उसकी तो कोई रिपोर्टिंग ही नहीं हो रही थी। उस जश्न का की तो कोई खबर ही नहीं हो रही थी। और
उस मंडल कमीशन की एक सिफारिश को लागू करने के फैसले को वापस ले लें विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, इसलिए आरिफ मोहम्मद खान, तो कभी वो आपके अरुण नेहरू जी, ये सब पहुंच जाते थे वीपी सिंह जी के घर पर कि देखिए यहाँ ये हो रहा है, अखबार की कतरन लेकर। और विनोद चंद्र पांडे थे उस वक्त अधिकारी, तो उस समय दो लोग जो कैबिनेट मिनिस्टर, तीन बल्कि, रामविलास पासवान, शरद यादव जी, और शरद यादव जी को जैसे पता चला कि इसको वापस लेने का एक नोट तैयार किया जा रहा है, तो भड़क गए थे पूरी तरह से। और फिर उन्होंने कहा कि खबरदार इस तरह का जो काम हुआ, और उस समय मधु दंडवते जी ने बहुत साथ दिया था। मैं उनको बहुत अकीदत के साथ, बहुत ही अदब के साथ याद करना चाहता हूँ। वो तो ब्राह्मण समाज के व्यक्ति थे। पीएस कृष्णन जो वेलफेयर सोशल जस्टिस का की जो मिनिस्ट्री थी, लेबर एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री, पासवान जी के समय में, उसमें बहुत कायदे से उन्होंने काम किया था। तो इसलिए जो लोग भी इस समाज को सही मायने में बदलना चाहते हैं ना, जो चाहते हैं कि जाति की जंजीरें टूटें, जो चाहते हैं कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के साथ प्रोस्पेरिटी सारे वर्ग के लोगों में आए, एक विविधता दिखे हर क्षेत्र में, वो किसी भी समाज के व्यक्ति होंगे, वो निश्चित रूप से अफर्मेटिव एक्शन के हिमायती होंगे। और मैं समझता हूँ आज भी जो भी प्रगतिशील लोग हैं, वो कास्ट सेंसस के पक्ष में हैं। वो इसके बारे में अलग तरह की बातें नहीं कर रहे हैं। आपने जो आशंका जाहिर की, वो इसलिए कि उस समय सच में इस तरह का काम अखबारात के ज़रिए, चंद अंग्रेज़ी दान लोगों के ज़रिए जो कॉलम्स लिख रहे थे, आज उनके भी बहुत सारे नज़रिए में तब्दीली आई है। वो सारे लोग लिबरल हो गए, जो उस समय मंडल की मुखालफत किया करते थे। तो कास्ट सेंसस के सवाल पर जो लोग भी भला चाहते हैं इस देश में, क्योंकि कोई भी देश अपने समाज के साइंटिफिक डेटा को हासिल करने से इनकार कर दे, ये उस देश के हक में नहीं हो सकता। हमारे पास एक और आंकड़ा है कि स्कूलों में अभी क्या स्थिति है, मतलब ओबीसी के कितने बच्चे स्कूलों में पहुंचे हुए। तो जो आंकड़ा हमारे पास आया है, एक संगठन है यूडाइज के नाम से, इसने अपने तरीके से किया, राष्ट्रीय स्तर पे 45% ओबीसी बच्चे स्कूलों में हैं, 19% एससी के बच्चे हैं, और 11% एसटी के बच्चे हैं, और जनरल के 25% बच्चे हैं। और बिहार की अगर खासकर बात की जाए तो 61% जो स्कूलों में बच्चे हैं वो ओबीसी से आते हैं, और यही तमिलनाडु में 71% हो जाता है, और उत्तर प्रदेश में आपको 54%। तो एक तरीके से बच्चे तो स्कूल आ ही गए हैं ना जैन, वो एक इस मसले पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इस शिक्षा पर तो बच्चे आ गए उस कम्युनिटी से। नहीं, उसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कि छीजन दर क्या है, ड्रॉप आउट कितना है, वह रुक पाया है कि नहीं। मिड डे मील के बाद क्या उसको उन बच्चों को हम स्कूल की चारदीवारी के अंदर, कैंपस के अंदर रोकने में सफल हुए हैं कि नहीं। तो इस पर भी बहुत सारे आंकड़े हैं। कई बार मान लीजिए कोई चौथी तक जाते जाते छोड़ दे रहा है, कोई 5वीं तक, पहले जिस तरह से होता था उसको काम भी करना होता था, उसको थोड़ा सा ये करने के लिए कि जो जिस कार्यस्थल पर है, जिस आजीविका के साधन से जुड़ा हुआ है, उस तक स्कूल को पहुंचा दो। गैया बकरी चढ़ती जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए, यह भी एक प्रयोग था। और अभी अगर वो संख्या स्कूल तक पहुंची है, तो आप ये देखें कि +2 के कॉलेज तक, इंटर कॉलेज तक वो पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। हायर एजुकेशन पाने वाले लोग कितने हैं, सारे समाज, सिर्फ ओबीसी, दलित, आदिवासी नहीं, इवन जो अगड़ी जातियों के लोग हैं, सबको मिलाकर भी स्थिति जो है बहुत उत्साहजनक नहीं है। यूनिवर्सिटी पहुंचने वाले, रिसर्च करने वालों की संख्या और भी कम। तो 10% लोग भी रिसर्च में जा पाए, इसके लिए आपको 1500 नए विश्वविद्यालय खोलने पड़ेंगे इस देश में। तो अच्छा, जिस जिस तबके के लोग, मान लीजिए जैसे आपने कहा कि अगड़ी जातियों के लोगों की संख्या स्कूल में थोड़ी कम आपने बताई है शायद ना, 21% के आसपास। हाँ, वो संगठन का एक रिपोर्ट है, यूडाइज का अपना हाँ, रिपोर्ट हाँ, है। हाँ, मतलब तो वो हो सकता है कि वो सरकारी स्कूल का आंकड़ा है या प्राइवेट स्कूल का, नहीं, निजी राष्ट्रीय स्कूलों स्तर का, का, पूरा नेशनल लेवल, सारे स्कूलों का। मतलब सारे स्कूल मिलाकर, जी सारे स्कूल मिलाकर। तो जी। अगर 21% बच्चे ही अगड़ी जातियों के स्कूल जा रहे हैं, तो ये तो बहुत 25 25 दुर्भाग्यजनक स्थिति 25, है। तो 75 25%। तो 75% बच्चे किन कामों में उलझे नहीं, हुए हैं? वो कह रहे हैं कि जो पूरे पॉपुलेशन स्कूल पहुंच रही है मैं सौ समझ गया। प्रतिशत ओके, हाँ, ओके, हाँ, उसमें कहने का मतलब 25%। कि मैं समझ गया कि जितनी जिनकी आबादी है ना? हम्म। जितनी आबादी जिनकी है, वो आबादी ऑलमोस्ट स्कूल की तरफ बढ़ रही हाँ है, एक हाँ। उत्सुकता दिखा रहे। मैं समझ गया। जी, जी, जी। तो ये अच्छी बात है, लेकिन उसमें हमको देखना पड़ेगा कि +2 में वही संख्या है क्या, या कि घट रही है? यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे उसी तादाद में है या नहीं? रिसर्च प्रोग्राम्स में तो शर्तिया नहीं है। बहुत अफ़सोसजनक आंकड़ा है उसका। नहीं नहीं, आप भी तो रिसर्चर हैं। जी, जी।
नहीं, वो तो बहुत कम है। मैं कह तो रहा हूँ कि मतलब रिसर्च प्रोग्राम तक जाते-जाते तो आप सीट कट हो गया, तमाम तरह के रेगुलेशंस आ गए, यूजीसी का गेज़ेट आ गया कि एक प्रोफ़ेसर जो मैक्सिमम 8 लड़कों को ही लड़कियों को पीएचडी हाँ, में दाखिला दे के अपने साथ काम करा सकता है। तो जब हम शिक्षकों की बहाली नहीं करेंगे, उनकी भर्ती नहीं करेंगे, तो फिर आप बच्चों को रोकेंगे, वो तो एक बहुत ही ज़्यादती होगी उन बच्चों पर जो रिसर्च करना चाहते हैं। तो ये लेकिन सारी चीज़ें प्रधानमंत्री मंडल की देखिए, मैं जी, जयंत ये कहना जी, चाहता हूँ कि जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ये नीट की कदम उठाई या फिर आपको जिस तरीके से 127 का संशोधन किया, उनकी भी मुखालफत अगड़ी जातियों द्वारा की जा रही है। लगातार अगर आप सोशल मीडिया में देखेंगे तो मोदी अगेंस्ट जनरल कम्युनिटी, सवर्ण मोदी विरोधी सवर्ण हैशटैग चल रहा है। तो जब वो रिस्क ले रहे हैं तो क्यों नहीं ओबीसी वोटर और ओबीसी जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे भरोसा करे? क्यों नहीं, दूसरे वो तो एलआईसी तक अपने आप को नहीं बचा पा रहा है। पब्लिक सेक्टर की हालत खराब है। सिविल एविएशन में भी नौकरियां थी, सबको बेचा जा रहा है। तो वो तो रेलवे को बेचा जा रहा है। तो नहीं, तो अगर ओबीसी के हित में इतना ही काम करते हो किए होते या कर रहे होते तो ये सब काम वो नहीं करते। बहुत साजिश के तहत बहुत महीनी से ये जहां-जहां नौकरियां हैं, उन सारे विभागों पर ये तालाबंदी करवाने का काम कर रहे हैं। और जो आपने कहा कि सवर्ण नाराज है, इसलिए ईडब्ल्यूएस उसका नाम रखा गया है, जबकि वो दरअसल सवर्ण आरक्षण और 32 दांत के साथ पैदा हुआ था इस देश की संसद में और संविधान संशोधन के जरिए पैदा हुआ था। असंवैधानिक तरीके से संविधान में संशोधन किया गया। उसके उसके खिलाफ भी याचिका है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन कोई उसकी सुनवाई करने वाला है, कोई उसकी उसकी नोटिस लेने वाला है। लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन लागू हुआ तो अदालत गया, 3-3 4-4 साल तक अदालत में लटका रहा। आप जान ही रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने ऐलान कर दिया और वो हो मुगलान जी गया। ने केस भी लड़ा, मामला सुप्रीम कोर्ट गया, वो तो एक अलग जी। इतिहास है। नहीं, तो लेकिन इसलिए इसलिए मोदी जी से वो कोई नाराज-वाराज नहीं है सवर्ण। ये सब बेकार का एक तरह से परसेप्शन और प्रोपेगेंडा जो है वो उसकी तर्जुमानी है। उनसे नाराज कैसे हो सकते हैं जब उन्होंने 15% ऑलमोस्ट 15% आबादी के लिए 10% आरक्षण कर दिया है। और आप जो है 54% आबादी 52% आबादी तो 1931 में कह रही है। जनगणना के आंकड़े हैं, लेकिन उनके लिए 27% है। इसलिए आप कैसे गरीब कह रहे हैं? ओबीसी में क्रीमी लेयर लगा हुआ है और वही वही आय है जो ईडब्ल्यूएस के लिए आय आपने रखा है। आप बताइए सालाना आय जो है वही ना 8 लाख के आसपास है इन लोग का। तो एक एक गरीब हो गया, दूसरा जो है वो रात दिन लांछन सहता है कि आरक्षण ये लोग ले रहे हैं, आरक्षण ले रहे हैं। एफर्मेटिव एक्शन आज से है इस देश में। जब जब आईसीएस की परीक्षा होती थी तब भी भारतीयों के लिए कम कट ऑफ होता था। बाहर की यूनिवर्सिटीज में आप देखिए, उनके लिए क्या वही कट ऑफ है क्या? उनके लिए क्या और कोई अफर्मेटिव एक्शन नहीं है? तो इन सब चीज़ों पर हम लोगों को शायद बहुत नहीं टोटलिटी में ठीक है, आप इसे दूसरे तरीके से देख रहे हैं, कुछ लोग इसके पॉलिटिकल गोल भी देख रहे हैं कि पॉलिटिकल एम्स है। भी शायद हाँ, इसे साधे जा सकते हैं। दुर्भाग्य से वो बन जा रहा है, पॉलिटिकल टूल बन जा रहा है। दुर्भाग्य है पॉलिटिक्स कि को उसमें सौभाग्य है? नहीं, नहीं, मैं दुर्भाग्य इसलिए कह रहा हूँ कि जो वेलफेयर स्टेट में बहुत ही सामान्य पहलकदमी के रूप में लिया जाना चाहिए, उसको उसका राजनीतिकरण होता है और गंदे तरीके से होता है। वो राजनीति कोई अच्छी राजनीति नहीं है। राजनीति अच्छे तरीके से हो और सही मायने में पॉलिसी मेकिंग के लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब कभी कह देना कि भाई हम पहले ओबीसी प्राइम मिनिस्टर हैं और ओबीसी के हितों के साथ लगातार आप खिलवाड़ करते जाओ, तो ये तो विचित्र किस्म का है ना। ये तो झूठ का के प्रचार के सिवा और कुछ नहीं है। हम कह रहे हैं कि भाई अति पिछड़े पिछड़े इस देश में हिंदू हैं कि नहीं, हमको बता दीजिए। अगर वो हिंदू हैं तो उनको उनका हक मिलना चाहिए कि नहीं? और अगर ये सेकुलर कंट्री है तो पसमानदा लोगों को उनका हक मिलना चाहिए कि नहीं? उनकी स्थिति में सुधार होना चाहिए कि नहीं? कौन इसके बारे में सच्चर कमेटी की जो सिफारिशें हैं उस पर कभी अमल होगा कि नहीं होगा? एक बार आप कास्ट सेंसस करा लीजिए, पता चल जाएगा कि किनकी आबादी घट रही है, किनकी बढ़ रही है, किनके लोग यूपीएससी में, किनके लोग बीपीएससी में, कौन किसानी कर रहे हैं, जो भीख मांग रहे हैं उनकी जाति क्या है? क्या उनकी हालत यही रहेगी? शायद तेजस्वी यादव की भाषा में अगर कुत्ता बिल्ली जानवर की गिनती हो जा रही है तो फिर ओबीसी की गिनती क्यों नहीं हो जाए? तो सही बात इसी है, नोट बिल्कुल पे दुरुस्त फरमा रहे हैं वो।
हाँ, बिल्कुल सही कारण है वो। हाँ, इसी नोट पे ये बातचीत अंत करते हैं। शायद दर्शकों को देखा हो तो उनको शायद एक बढ़िया नजरिया मिला होगा इस टॉपिक को समझने के लिए। जैन जिज्ञासु जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और एक्सिस 24 के लिए मैं आशुतोष कुमार, नमस्कार।